नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी अवश्य बजा दें ताकि आपकी खबरों के लिए आप सजग रह सके और आपको तुरंत मिल सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों के हाथों आदिवासियों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार को हिमांशु कुमार के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुमति दी है। सरकार अब याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। उन्होंने 2009 में याचिका दाखिल कर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासी की न्यायतर हत्या का आरोप लगाया था। इस पर शीर्ष कोर्ट ने लोगों के बयान दर्ज करवाए थे। इसमें कुमार का दावा झूठा निकला। हिमांशु कुमार ने इन कथित हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। हिमांशु कुमार कौन है, क्या इनका मामला था, आइए इस पर नजर डालते हैं। वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ में कथित आदिवासी नरसंहार का मामला सामने आया था, जिसमें 16 आदिवासियों की मौत हो गई थी। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की थी। 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब हिमांशु कुमार की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो पता लगाए कि क्या कुछ लोग चरमपंथियों या वामपंथी को बचाने के लिए अदालत का इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वर्षों से नक्सलवाद की चपेट में रहा है। वर्ष 2009 में बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान चला था। इसी दौरान दंतेवाड़ा के 3 गाँव में 17 आदिवासियों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। मामला राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। इस नरसंहार का आरोप सुरक्षा बलों पर लगा। कहा गया कि सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर गांव वालों की हत्या कर उन्हें नक्सली बता दिया। सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने इस नरसंहार में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने इस नरसंहार को लेकर अदालत को बताया था कि सुरक्षा बलों ने 16 आदिवासियों की बेरहमी से हत्या कर दी। साथ ही महिलाओं के साथ रेप और लूटपाट को भी अंजाम दिया। उन्होंने 16 ग्रामीणों की मौत के बाद अपनी तरफ से रिकॉर्ड किए गए बयानों के आधार पर याचिका दायर की थी। नरसंहार की सितंबर 2009 से अक्टूबर 2009 के बीच छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गच्चनपल्ली, गोमपड़ और बेलबोचा के इलाकों में घटी थी। कुछ मामले में वर्ष 2010 में तब मोड़ आता जब अदालत के आदेश पर दिल्ली के एक जज ने याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार के बयान दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट के अनुसार इस साल केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया था कि जिला जज की एक रिपोर्ट कोर्ट रिकॉर्ड से गायब हो गई है, जो सरकार को मार्च 2022 में मिली, जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आदिवासियों की हत्या कर दी गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए आवेदन में दावा किया कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य वामपंथी चरमपंथियों को सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए निर्दोष जनजातीय पीड़ितों के तौर पर दिखाना है। सुरक्षा बलों पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, मनगढ़ंत है। साथ ही सरकार ने याचिकाकर्ता को झूठे सबूत पेश करने का आरोप लगाकर सजा देने की मांग की थी। इस प्रकार ये जुर्माना भी लगा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार विवाद को लेकर आज एक बार फिर मामले में सफाई दी। साथ ही सभी आरोपों को खारिज किया है। हामिद अंसारी ने कहा कि वह अपने पिछले बयान पर कायम है कि वह पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को पहले कभी नहीं जानते थे। उन्होंने उसे किसी सम्मेलन में भी नहीं बुलाया। वहीं बीजेपी ने एक फोटो जारी कर पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा के साथ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ संबंध होने का दावा किया है। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने दावा किया था कि उन्होंने यूपीए शासन के दौरान 5 बार भारत का दौरा किया था और यहां एकत्र की गई संवेदनशील जानकारी अपने देश की जासूसी एजेंसी आईएसआई को दी थी। इसके बाद से भारत में हामिद अंसारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और उनको सफाई तक देनी पड़ी थी। इसके पहले नुसरत मिर्जा को आमंत्रित करने के भाजपा के दावे का खंडन करते हुए अंसारी ने कहा था कि एक ज्ञात तथ्य है कि भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण सरकार की सलाह पर दिया जाता है, वह भी आमतौर पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से।
शुक्रवार को बीजेपी के द्वारा फोटो जारी करने के बाद अंसारी ने एक बार फिर मामले में सफाई दी है। हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार के आरोपों को पूरी तरह से झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि वह उसके बारे में जानते हुए नहीं कभी इस आयोजन में बुलाया था। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 80 तक पहुंच जाने के बाद कांग्रेस के आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुपए के लिए हानिकारक है। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया $80 प्रति रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर के पास पहुंच गया। आज इस मुद्दे पर विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के कुछ अन्य नेताओं के अतीत में दिए गए बयानों से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोगों को याद रहना चाहिए कि 2014 के पहले क्या कहा गया था कि भाई और बहनों, रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई हो। यह भी कहा गया था कि कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन और आगे जाएगा। सुप्रिया ने पूर्व विदेश मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रही दिवंगत सुषमा स्वराज के उस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि रुपया सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, सिर्फ करेंसी नहीं होती, इसके साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है। उन्होंने दावा किया कि आज ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कमजोर रुपये का सबसे बड़ा कारण ध्वस्त अर्थव्यवस्था, बेलगाम महंगाई है। सरकार हर बार की तरह दिशाहीन ही नजर आती है। डर तो यह लगता है कि कहीं 80, 90 और पूरे 100 करने की मंशा तो नहीं है साहब की। मोदी रुपए के लिए हानिकारक है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 80 रुपए के एकदम करीब पहुंचने से कच्चे तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तक का आयात, विदेशी शिक्षा और विदेश यात्रा महंगी होने के साथ ही महंगाई की स्थिति और खराब होने की आशंका है। रुपए की कीमत में गिरावट का प्राथमिक और तात्कालिक प्रभाव आयातकों पर पड़ता है, जिन्हें सामान मात्रा के लिए अधिक कीमत का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि ये निर्यातकों के लिए एक वरदान होता है क्योंकि उन्हें डॉलर के बदले अधिक रुपए मिलते हैं। रुपए के इस तीव्र मूल्यह्रास ने भारत के लिए कुछ लाभों को लगभग खत्म कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय तेल और ईंधन की कीमतों को रूस यूक्रेन युद्ध के पूर्व स्तर तक गिरने से जो लाभ भारत को मिलता, रुपए के मूल्य में आई गिरावट से भारत उस लाभ से वंचित हो गया। गौरतलब है कि भारत पेट्रोल, डीजल और जेट इंजन जैसी ईंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित तेल पर 85% तक निर्भर है। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 रुपये तक पहुंच गया, जो सर्वकालिक है। भारत में आयात होने वाले प्रमुख सामग्रियों में कच्चा तेल, कोयला, प्लास्टिक सामग्री, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, वनस्पति तेल, उर्वरक मशीन, सोना मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों, लोहा और इस्पात शामिल है। ऐसे में बताने की कोशिश की गई है कि रुपए में बड़ी गिरावट आने से खर्च किस तरह से असर पड़ेगा। आयात पर आयातित वस्तुओं के भुगतान के लिए आयातकों को अमेरिकी डॉलर खरीदने की जरूरत पड़ती है। रुपए में गिरावट आने से सामान का आयात करना महंगा हो जाएगा। इसमें सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन, कुछ कारें और उपकरण भी महंगे होने की संभावना है। विदेशी शिक्षा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का मतलब होगा कि विदेशी शिक्षा अभी और महंगी हो गई है। न केवल विदेशी संस्थानों द्वारा शुल्क के रूप में वसूले जाने वाले प्रत्येक डॉलर के लिए अधिक रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के बाद शिक्षा ऋण भी महंगा हो गया है। विदेशी यात्रा कोविड-19 मामलों में गिरावट आने के बाद विदेशी यात्राएं बढ़ रही है, लेकिन अब ये और महंगे हो जाएंगे। विदेश से धन प्रेषण अनिवासी भारतीय जो पैसा अपने घर भेजते हैं वे रुपए के मूल्य में और अधिक भेजेंगे। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून महीने में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले देश का आयात 57.55% से बढ़कर 66.31 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जून 2022 में वस्तुओं का व्यापार घटा 26.18 अरब डॉलर हो गया, जो जून 2021 के 9.60 अरब डॉलर से 172% की वृद्धि को दर्शाता है। जून में कच्चे तेल का आयात लगभग दोगुना बढ़कर 21.3 अरब डॉलर हो गया। जून 2021 में 1.88 अरब डॉलर के मुकाबले कोयला और कोक का आयात जून 2022 में दोगुने से भी अधिक होकर 6.76 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा परिदृश्य में इसके बड़े पैमाने पर उम्मीद की जा रही कि रिजर्व बैंक प्रमुख ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार वृद्धि कर सकता है। खुदरा मुद्रास्फीति 7% से ऊपर बनी हुई है, जो रिजर्व बैंक के 6% के सुविधाजनक स्तर से कहीं अधिक है।
थोक बिक्री मूल्य आधारित सूचकांक के भी 15% से ऊपर बने रहने से स्थिति और भी बिगड़ गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।